चाहूँगा आप नमस्कार, लाउड नमस्कार। इंडिया टीवी में आपका स्वागत है और हमारे साथ आप देख रहे हैं, ये बिहार के मशहूर हार्ट सर्जन हैं, डॉक्टर अब्बास मुस्तफ़ा। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है लाउड इंडिया टीवी के प्रोग्राम में लाउड बोलेंगे, जिसको हम बिहार चुनाव के ऊपर कर रहे हैं। दोस्तों जो आप थैंक यू वेरी प्रोग्राम मच। डॉक्टर साहब का देख रहे हैं, उनको मैं बताऊँ कि डॉक्टर साहब बिहार के बहुत मशहूर सर्जन हैं, हार्ट के सर्जन हैं, दिल के सर्जन हैं। और ये दिल को खोलते हैं और हम डॉक्टर साहब से दिल की बात जानना चाहे हमने तो दिल के अंदर देखा नहीं क्या है। आप रोज़ दिलों का ऑपरेशन करते हैं तो आप देखते हैं कि अंदर क्या है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बिहार के लोगों के मन में इस चुनाव को लेकर के क्या भरा पड़ा है? और आपने क्यों इस बात को हम शुरू करें उसके पहले डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइए कि आपने बिहार डेमोक्रेटिक फोरम क्यों बनाया? आप एफआरसीएस हैं, आप इतने बड़े हार्ट सर्जन हैं, आपके यहाँ मरीजों की भीड़ रहती है, आपके पास टाइम नहीं होता है, इसके बावजूद आप सोशल वर्क में लगे हुए हैं और आपने बिहार डेमोक्रेटिक फोरम बनाया है, तो ये क्या संस्था है? आपने क्यों बनाया? इसके बारे में अगर शुरू में बताएँगे तो उसके बाद फिर हम बिहार के चुनाव के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर मुस्तफा। ऐसा है कि पहले मैं ये बता दूँ कि मैं हार्ट सर्जन नहीं हूँ, मैं जनरल सर्जन हूँ और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और एंडो सर्जरी करता हूँ। अच्छा, अच्छा। रहा जी, यहाँ पे चुनाव में क्या हुआ और क्या हो रहा है, तो बिहारियों के दिल की बात भी बताना आसान नहीं है। चूँकि मैं अभी कुछ दिनों पहले दरभंगा जा रहा था और वहाँ पे रास्ते में एक ढाबे में रुका। जी, उस वक़्त प्रचार शुरू हो चुका था, तो प्रचार की गाड़ी जा रही थी, कन्वेंसिंग कर रही थी। मैंने पूछा कि यहाँ पर क्या हाल है? क्या सोच है लोग क्या सोच रहे हैं? तो कोई बताने को तैयार नहीं था। बहुत मुश्किल से एक बूढ़ा तैयार हुआ कि हम कहा कि प्रचार हो रहा है, क्या क्या है, किधर की हवा है? तो कहा कि प्रचार वगैरह तो होता रहता है सर, मगर यहाँ पब्लिक ने बंद बना लिया है। तब कहा अच्छा बंद बना दिया है? बोले कि हाँ, वो पहले ही से बना दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम कहा कि मन में क्या है तुम्हारे? तो नहीं ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। तो ये जो है, ये बंद का जो मामला था, तो उसमें जो है अ, वो जो है सही मानों में बंद की बात कोई बताता नहीं है। खैर बहुत मुश्किल से हमने पूछा कि भई आखिर फिर भी बोले कि सर मन में बात जो है बदलाव होगा और ये जो है कुछ भी कोई कर ले, यहाँ पर आम पब्लिक बदलाव चाहती है और हम लोग जो है वो बदलाव करेंगे। तो ये एक आम एक जनभावना थी और उसको हम जब आप पब्लिक में जाएँगे और उसके बाद जब खोदेंगे कि हाँ, क्या सोच रहे हैं, तब उसके बाद लोग जो है बाद में जो है बताते हैं कि क्या उनके क्या विचार हैं। दूसरी बात है ये कि हुआ क्या है कि इलेक्शन से पहले ही यहाँ पर भारत जोड़ो अभियान के तहत जो है एक एक ये हुआ कि यहाँ पर दौरा हुआ राहुल गांधी का और लोगों का। उसके बाद फिर एसआईआर हुआ, उसके लिए जो है जी, इन लोगों ने अभियान चलाया। तो एक उसकी सब चीज़ों से हुआ ये कि एक पहले ही से नैरेटिव सेट हो गया और उसके बाद बहुत कुछ हुआ, ठीक है, वो 1000 ₹10,000 बँटा ये हुआ। उसके बारे में हमने पूछा कुछ औरतों से कि क्या है क्या सोच है उनकी? तो 2 तरह की, एक तो ये है कि लोगों ने जिन्होंने मन बना लिया था तो उनका तो मन वही रहा। जिनको मिला, उसमें से कुछ ने कहा कि ठीक है हमको मिला तो हम जो है ज़ाहिर है हमने नमक खाया है तो वो हम जो है नमक हरामी नहीं करेंगे। मगर दूसरों ने ये भी कहा कि भई ये तो मेरा ही पैसा है और ये पहले क्यों नहीं मिला, अब क्यों मिला? तो ये 2 तरह का रुझान है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि पब्लिक ने क्या सोचा है और क्या सोच के वोट दिया है। मगर एक आम जो फ़िज़ा है, वो यही है
कि लोग बदलाव चाहते हैं। सर आपके पास तो आप तो ये मतलब जो बाहर जाते हैं तो ये पूछा, लेकिन जो मरीज़ आते हैं आपके पास वो भी तो अपनी राय कुछ बताते होंगे? आपके पास तो हर उम्र के लोग आते होंगे जो आप क्योंकि आज भी आपसे मेरी बात हुई, आपने कहा कि मेरी बहुत आज मैं मरीज़ों को मना नहीं कर सकता, तो हम आपसे पहले ही बात करना चाह रहे थे लेकिन बात नहीं कर पाए। तो मुझे ये बताइए कि अभी जब हम बात कर रहे हैं और 2 दिन के बाद चुनाव है, 11 तारीख को 122 सीटों का चुनाव है, दूसरे चरण का। आपके पास जो लोग आते हैं, जो आपसे इंटरैक्ट करते हैं, उनका क्या कहना है? अ, उसमें जो है अ अ, वो ऐसा है कि अभी भी जो है कहना मुश्किल है। हमारे पास जो लोग आते हैं, वो आम जो बात हो रही है, वो यही है कि बदलाव होने जा रहा है और बदलाव जो है वो उसको जो है वो आम रुझान यही बदलाव का है। डॉक्टर साहब, इश्यूज़ क्या है बिहार के चुनाव में? आपको शायद मेरी आवाज़ सुनने में दिक्कत आ रही है। हाँ, नहीं हम आवाज़ नहीं आ रही है हमको, बहुत ये हो रहा दिक्कत हो रही है, हम बार-बार ब्लूटूथ लगा रहे हैं बल्कि कनेक्टेड क्या हो तो रहा है? मेरे ख्याल क्यों है ऐसा है? ब्लूटूथ हटा हटा दीजिए, सीधे सीधे आवाज़ सुनिए। आप लैपटॉप पे हैं कि मोबाइल के ऊपर हैं? हाँ, नहीं वो हम डिस्कनेक्ट हो रहा है लग बार-बार, तो वो हमारा ब्लूटूथ से काम नहीं चल रहा है, क्या बात है? नहीं, मेरे ख्याल है तो ब्लूटूथ ये हटा दीजिए अगर आप हाँ, हमने ब्लूटूथ ब्लूटूथ हटा हाँ, आप सीधे बंद आवाज़ कर लो। सुनिए। हाँ, हाँ, वो उसी अगर से आवाज़ नहीं आ रही है, सही सही कहा। जी, वो जी, जो है जी। क्या बात तो है? मैं अभी आवाज़ आ रही है? हाँ, कुछ आई है, कुछ आई, तो कुछ मैं आई। बहुत मतलब छोटे सेंटेंसेस में समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या जानना चाहता हूँ। ये बताइए कि वहाँ के जो नौजवान हैं, जो 18 से 26 साल तक के नौजवान हैं, ये किस तरीके का बदलाव चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? उनके इश्यूज क्या हैं बिहार चुनाव में? जैसे नौजवानों के इश्यू क्या हैं, महिलाओं के इश्यूज क्या हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके इश्यूज क्या हैं, भारतीय जनता पार्टी के इश्यू क्या हैं, नीतीश की क्या पोजीशन है, इन सारी चीजों के ऊपर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। यूथ्स के जो इश्यूज़ हैं, सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये एक बड़ा इश्यू है। दूसरी बात है ये कि एजुकेटेड यूथ है, उस कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं और उसके बाद पेपर या तो लीक होता है या एग्ज़ाम कैंसिल होता है, ये एक उनका एक बड़ा जो है ये है। दूसरी बात है ये कि पलायन एक बड़ा मुद्दा है, उसमें जो है एजुकेटेड यूथ उनको भी पलायन करना पड़ रहा है और जो अनएजुकेटेड है उनके साथ तो है ही है कि वो मज़दूरी करने के लिए बाहर जाते हैं और ये एक बड़ी समस्या है यहाँ की। बल्कि ऐसा है कि नीतीश जो शुरू में आए थे 2005 में, तो उनका सबसे बड़ा एक मुद्दा यही था कि हम यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेंगे और यहाँ से जो माइग्रेशन हो रहा है, जो लेबर माइग्रेशन है, उसको हम रोकेंगे। वो 25 साल बाद भी, 20 साल बाद भी वो नहीं रुका। तो एक तो उनका इश्यूज़ है। अ, फीमेल्स के साथ मामला ये है कि एक बड़ा इश्यू जो अभी जो ये हुआ है कि फीमेल इनसिक्योरिटी और क्राइम्स। तो ये जो है क्राइम्स अगेंस्ट फीमेल, ये चीज़ें जो है ये भी बहुत सरफेस पे आई है। बहुत दबाने के बाद भी बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती है। तो ये क्राइम्स जो अगेंस्ट वीमेन है या इनसिक्योरिटी है, ये एक बड़ा मुद्दा है उनके सामने। फिर उनके बीच में भी चूँकि अब एजुकेटेड फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, वो भी जो है अनएम्प्लॉयड है। तो जो एजुकेटेड है उनके सामने फिर अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है। एक चीज़ और है कि गाँव में जो है वो जो हमारे किसान हैं, वो किसान जो है वो यहाँ पर 90% जो एग्रीकल्चरिस्ट है, किसान है, उनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर ज़मीन है और वो जो है उसमें से एक बड़ी तादाद जो है वो अबाउट मोर देन 50% वो इंडेप्टेड है। वो कर्ज़ देके जो है वो किसानी करती है।
एक चीज यहाँ जो हो रही है वो ये है कि छोटा मोटा बिजनेस के लिए और इसके लिए लोग गांव में कर्ज देते हैं, और वो कर्ज के ट्रैप में इस तरह से फंसते हैं कि वो उसके बाद वो उनको भी माइग्रेट करना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। तो ये एक बड़ा ये है उसका, इसका मतलब ये कि कुछ पार्टियों ने इसको लेके काफी हाईलाइट किया है, खासकर CPI-ML वगैरह, क्योंकि वो उस तरह के जो है क्लासेस में ज्यादा काम करते हैं, उनके पास उसका पूरा डाटा है। तो ये वीमेन वीमेन के साथ है। प्लस ये है कि हेल्थ का मामला है, एजुकेशन का मामला है। अब ये कि यहाँ पे एजुकेशन का जो मामला है तो उसमें जो है वो 2.5 लाख के करीब जो है वो हमारे यहाँ टीचर्स की पोस्ट वैकेंट है। फिर जो पहले जो इनरोलमेंट था एलिमेंट्री सरकारी स्कूलों में, वो इनरोलमेंट घटा है। तो ये कोई अच्छा शुभ शुभ अच्छी बात नहीं है कि आप जहाँ तक कोशिश करते हैं कि साहब हमारे यहाँ जो है वो लिटरेसी बढ़े, एजुकेशन बढ़े, और आपका एनरोलमेंट स्कूल्स में कम हो रहा है। तो ये सारी चीजें, इवन ड्रॉप आउट मोर देन 40% है। तो ये चीजें जो है वो ऐसी है कि इसके लिए, इसकी वजह से एक समाज में बेचैनी है। लोग चाहते हैं कि नहीं कुछ इससे बेहतर किया जा सकता है। और फिर बाकी जो चीजें हैं कि एग्रीकल्चर में जो सारी चीजें हो रही है, या फिर करप्शन का मामला है, करप्शन भी एक बड़ा मामला है यहाँ पर। वो सरफेस पे तो बहुत कम आता है, मगर ये कि आप कोई भी काम अगर जाए और किसी भी ऑफिस में, तो वहां बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। तो ये चीज तो पब्लिक उससे तो रोज जूझ रही है, रोज उससे उससे उसका सामना होना पड़ रहा है। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों में एक बेचैनी है। लोग चाहते हैं कि ये हालात कुछ बदले, और दूसरे अगर वादा कर रहे हैं तो उनको भी मौका दिया जाए। एक आम रुझान हम बता रहे हैं, ये एक आम रुझान है। तो डॉक्टर साहब, नीतीश जी को लेके गुस्सा है या भारतीय जनता पार्टी को लेके गुस्सा है या दोनों को लेके गुस्सा है? ये जो है कहना बड़ा मुश्किल है, चूंकि ये दोनों पार्टनर रहे हैं, और पार्टनर रहे हैं तो गुस्सा किसी एक के खिलाफ तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी वजह से वो क्या वजह है वो भी हम लोग समझते हैं कि जो कास्ट पॉलिटिक्स है और वो सारी चीजें हैं, उसको लेके जो है वो एक एक साइड को जो है, एक ग्रुप को या एक पार्टी को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। मगर जहां तक गवर्नेंस का मामला है तो गवर्नेंस में तो दोनों शामिल है। अगर गवर्नेंस में फेल हुए हैं तो दोनों के दोनों मिलकर फेल हुए हैं। तो ये है मामला। और दूसरी बात हुई है कि यहाँ पर हाल में दो मर्डर्स हुए, खास करके वो कामा में जो हुआ, उसके बाद भी कुछ समीकरण चेंज हुआ है, और उस चेंज की वजह से एक पोलराइजेशन हुआ है बड़े पैमाने पर। और उसमें कई कई चीजें जो है समीकरण बन रहे हैं, और कुछ कुछ हो रहा है वो अंदर अंदर। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये जैसे अब एक बात कही जा रही है कि लालटेन और तीर एक ही है वगैरह वगैरह, इस तरह की बात सुनने में आपको भी आई होगी और यहाँ पे अक्सर सुनने में आती है। तो ये इस तरह की जो चीजें की जा रही है, तो इसके पीछे, इस नैरेटिव के पीछे बहुत सी चीजें हैं। मगर उसमें ये भी है कि ठीक है, हम जो है कुछ खास पर्टिकुलर इसको जो है वो हम अकोमोडेट करेंगे, और कुछ को हम अकोमोडेट नहीं करेंगे आगे के गवर्नेंस में। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए आगे 14 के बाद जब रिजल्ट आता है तब क्या नतीजा निकलता है, उस नतीजे के बाद क्या क्या रुख सामने आता है, ये हम लोग अभी 14 तक तो इंतजार करना होगा। तो डॉक्टर साहब, ये लालटेन और तीर जो कहते हैं, इसका मतलब है लालटेन तो आरजेडी का चुनाव चिन्ह है, तेजस्वी का। नहीं, यहाँ पे ये बात हो रही है कि और वर्कर्स तीर में ये तीर बात नीतीश गई का है। है। जी। तीर नीतीश का है। जी। तो ये दोनों यहाँ एक पे है ये दूसरे को। कि वर्कर्स में ये बात गई है कि आप हमको मत दीजिए तो उसको दे दीजिए, मगर उनको मत दीजिए। तो उस ग्रुप को मत दीजिए, इसको दे सकते हैं। तो यहाँ नहीं पे मतलब, नहीं मैं जैसे मान लीजिए, आपके कहने का मतलब क्या ये है कि नीतीश के लोगों ने कहा है कि हमको मत दीजिए लेकिन लालटेन को
तेजस्वी को दे दीजिए पर बीजेपी को मत दीजिए, आपका ये कहना है? हाँ, जहाँ पे बीजेपी है, बीजेपी वर्सेस लालटेन है, तो वहाँ पे आप बीजेपी को ना देके लालटेन को दे दीजिए। इस तरह की बात भी सुनने में आई है, पता नहीं कहाँ तक वो ग्रास रूट लेवल पर कहाँ तक वो बात इम्प्लीमेंट हुई है, ये कहना मुश्किल है, मगर इस तरह की चीजें यहाँ पे अफवाह तो है। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी एकदम इंटेंसिव कैंपेन कर रहे हैं बिहार में। अ, तो इन लोगों ने अभी तक शायद आज कहा है, राजनाथ सिंह ने भी और अमित शाह ने भी, कि अब नीतीश ही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब तक नहीं कहा था लेकिन आज कहा है। तो उनके इस बयान का क्या मतलब लिया जाए? क्या ये बात जेडीयू के लोग इसको सही मानेंगे या इसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे? अगर सही मान भी ले तब देर हो गई है, और वो कितना उस पर एतबार करेंगे। दूसरी बात है ये कि जैसा हमने बताया कि आम जो पब्लिक है, ठीक है, ये वर्कर्स के साथ ही बात हो सकती है, मगर जो पब्लिक है, उसके साथ है ये कि उसने जो है वो पहले ही एक मूड बना लिया है क्या करना है। उसमें थोड़ा-सा इधर से उधर हो सकता है, वो होगा, मगर ये है कि बाय एंड लार्ज जो है कोई बड़ा जो है बहुत बड़ा चेंज आ जाए कि हाँ साहब अब सब के सब जो है अब, तो हमको नहीं लगता है कि इस तरह की चीज़ होगी। डॉक्टर साहब, फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन की रिपोर्ट आई है, जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन 6 तारीख को जो अ, हुआ था, उसमें ये खबरें आई हैं बहुत सारी जगहों पर कि कुछ इस तरह का मैकेनिज्म इलेक्शन कमीशन ने अपनाया है कि अगर एक बूथ के ऊपर 1500 वोटर हैं, तो उसमें से 300 वोटर बिना वोट दिए हुए लौट गए क्योंकि वोट बहुत धीमा हो रहा था, या बिजली जा रही थी, या कोई प्रॉब्लम हो रही थी। तो वोट बहुत सारे लोग नहीं दे पाए हैं टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से, या ईवीएम खराब हो गई है, या वीवीपैट नहीं निकला है, या उसका टाइम बढ़ गया है कुछ ज्यादा बीप बीप का। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये इसके बारे में हम समझते हैं कि ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसमें अलर्ट होना होगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम हमने जो फ़ील किया कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, स्पेशली अपोज़िशन, उनमें वो जी। कैपेसिटी नहीं है कि वो पार्टिसिपेट कर सके प्रॉपरली, या उसको कहे कि इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। तो बहुत सी जगह इनके पोलिंग एजेंट नहीं होते हैं, और क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे उसको रिपोर्टिंग उसकी कहाँ की जाए, कैसे की जाए, उसमें हम समझते हैं कि इनके यहाँ बहुत दिक्कत है। तो इस तरह की बात हो रही है तो ये हो सकता है कि ये इलेक्शन कमीशन को ये कहे, बताए कि कहाँ क्या हुआ है। ये काम तो पॉलिटिकल पार्टीज का है, मगर बहुत सी चीजें हो रही है। अब एक चीज ये भी हो रही है कि यहाँ वीवीपैट का जो है वो पेपर्स जो है वो मिला है समस्तीपुर में, कहीं पर है कि वो लाइट नहीं है, वो सीसीटीवी का जो है लाइट कट जा रहा है, जबकि वहां पर कुछ नहीं, तो आपको जो है कुछ और जनरेटर या कुछ और जो है वो इसका जो कर सकते थे। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो तो उनको देखना चाहिए, इसी को देखना चाहिए, और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को एक्टिव होना चाहिए और उस एफिशिएंट होना चाहिए, एफिशिएंटली उसको कैसे एड्रेस करें, तो ये उनका काम है। हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट हमको नहीं मिली है जहां इस तरह का प्रॉब्लम किसी पोलिंग बूथ पर हुआ हो, मेरे आसपास में नहीं हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कई बार कह चुके हैं कि बिहार की जनता, बिहार के आम लोग बदलाव का मूड बना चुके हैं। और मान लीजिए 14 तारीख को रिजल्ट ये आता है कि जो वोटर हैं वो कहते हैं कि हमको बदलाव नहीं चाहिए, हमको बीजेपी और नीतीश एनडीए का गठबंधन ही चाहिए। अगर मान लीजिए वो लोग जीत जाते हैं और तेजस्वी का खेमा या महागठबंधन का खेमा हार जाता है, क्योंकि बदलाव का मतलब तो पॉलिटिकल पार्टी ही है, महागठबंधन नहीं आता है और एनडीए रहता है, तो हम आप क्या मानेंगे कि वोट चोरी हुई, लोगों के साथ धोखा हुआ, या लोगों ने सही फैसला किया
कि जिसको भी वोट दिया, चाहे वो एनडीए को दिया, तो वो सही फैसला था। आपका क्या मानना है? मेरे मानने से तो कुछ होगा नहीं। असल चीज़ ये है कि सच्ची बात ये है कि 2 कैंप में प्रो एंड एंटी, प्रो गवर्नमेंट एंड एंटी गवर्नमेंट कैंप में इस तरह से लोग पोलराइज्ड हैं कि और जी, दोनों में एक बहुत बहुत बड़ा तबका है, मतलब छोटा-मोटा नहीं है। तो वो डिवीज़न इतना शार्प है कि थोड़ी-सी दिक्कत तो है। मगर हाँ, अगर ये लैंडस्लाइड चेंज होता है किसी भी साइड में, वो डिफरेंस जो है वो बड़ा होता है, तब तब तो मानना पड़ेगा कि हाँ साहब ये है। मगर ये अगर नेक टू नेक फाइट है और नेक टू नेक में कुछ अब चंद 1-2 हज़ार और 400 500 से सिर्फ चेंज होता है, तब तो सवाल उठेगा। चूँकि अभी से ये कहना शुरू हो गया है और ये बातें आ रही हैं कि साहब चोरी चोरी का इरादा है और बहुत सी चीज़ हो रही है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी कि कैसे कहाँ किसको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या कर रहा है ये वो। तो अब है ये कि हमारे जो बहुत सारे कुछ पेशेंट्स हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब या कुछ छोटे-मोटे वो क्लर्क है, ये है, वो है, पुलिस में है। तो अब वो कुछ-कुछ आके इस तरह की बातें करते हैं कि सर अब जो है वो कैसे इस ईवीएम को बचाया जाए और कैसे उससे बड़े सही रिजल्ट आए, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, लोगों ने वोट कर दिया, ये हुआ, मगर अब जो है वो काउंटिंग वो भी प्रॉपर हो और ट्रांसपेरेंट और सही हो। तो ये भी जो है वो बहुत ये है कि उसके बाद बताने वाले बहुत सी चीज़ बताते हैं, कैसे-कैसे क्या होता है, जो अंदर के जानकार लोग हैं, हमसे ज़्यादा पार्टी वाले भी जानते होंगे कि क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे होता है। तो अब है कि इसमें जो पार्टीज़ हैं, वो कैसे इन्वॉल्व होती है और कैसे उसको जो है सब में सतर्क रहती है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है पार्टीज़ के लिए। इन लोगों ने इस तरह की बात हाइलाइट करके कि साहब जो है वो वीवीपैट के पर्ची फेंकी हुई मिली, ये हुआ। तो ये दिखा तो रहे हैं कि हाँ, बहुत सतर्क है, अलर्ट है। मगर ये अलर्टनेस जो है, काउंटिंग के वक़्त में भी कितनी रहती है और उस वक़्त कितने अलर्ट रहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। डॉक्टर साहब, ये ईवीएम के ऊपर ईवीएम ईवीएम के ऊपर इतना डाउट क्यों है बिहार के लोगों को, या डाउट नहीं है कि वोट ईवीएम में सही गया है, बस काउंटिंग ही गड़बड़ है? ऐसा तो नहीं कि लोगों के मन अ में ये हो कि हम बटन किसी का दबा रहे हैं और रिजल्ट किसी का निकले, इस तरह की बात तो नहीं है वहां पे? अ, कहना बड़ा मुश्किल है, उसमें कई चीज़ है। हमने जो है वो कई बातें होती हैं। इसमें ये डाउट नहीं है, मामला ये है कि ठीक है, वो हम भी जो है ट्रेनिंग की, हमने भी लिया है वीवीपैट की ट्रेनिंग, तो हमको मालूम है कि कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, मगर ज़ाहिर है मशीन है। मशीन को कुछ भी उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। अब है ये कि अब यहाँ ये भी बात हो रही है कि भाई यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्टेट से जो है ऑब्जर्वर्स आए हैं बड़ी तादाद में। तो ये जो है वो दूसरे स्टेट से भी आ सकते हैं, मगर वहाँ से ही क्यों आए? तो इस तरह तो अब है ये कि ये चीज़ें जो है ट्रांसपेरेंसी जब नहीं होती है, तो लोगों में जो है शक होता है। तो अब है ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि उसको ट्रांसपेरेंटली जो है वो बिल्कुल दिखाए कि साहब हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, हम सही हैं, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल आप कुछ भी सवाल करें, हमारे पास जवाब है, ये मेरा जवाब है। तो ये अगर वो करते हैं तो ज़ाहिर है लोगों को जो है उसके बाद हम समझते हैं कि कोई उस पर इफ एंड बट की बात नहीं होगी, लोग उसको मानेंगे। मगर जब ट्रांसपेरेंसी नहीं हो और आप जवाब देने से कतराएँ, तो फिर एक सवाल होता है कि भई ये क्यों? और अगर सवाल उठता है तो उसी उसी हालत में उठेगा जब कोई जवाब नहीं मिलेगा। चूँकि जो लोग फील्ड में हैं, उनके कुछ सवाल भी हैं, वो कुछ देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि नहीं ये सवाल उठता है। अगर उस सवाल को आप आंसर करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, खत्म बात। मगर उस सवाल से आप कतराते हैं, तो शंका तो होगी। डॉक्टर साहब,
नीतीश जी की इमेज इस समय क्या है आपकी समझ में? नीतीश कुमार जी की इस समय इमेज क्या है बिहार के लोगों के मन में? और दो तेजस्वी की इमेज कैसी? अगर दोनों की तुलना करें तेजस्वी जी की और नीतीश जी की, तो दोनों का एनालाइज़ कीजिए, दोनों की इमेज लोगों के मन में कैसी है? इमेज के साथ मामला ये है कि अ, नीतीश जी 75 इयर्स के से ज़्यादा ही के होंगे, हमको एग्जैक्ट उनका एज नहीं मालूम। तो फिर उनके हेल्थ का इशू है जो उनके अंदर ही के लोग बताते हैं। अब वो इलेक्शन के बाद वो सारी बातें आएंगी कि वो क्या क्या इशू है, वो हम तो नहीं बताएंगे, कुछ हम भी जानते हैं, खैर छोड़े उसको। तो अब ये है कि और दूसरी तरफ जो है उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई मतलब इसको हर कोई एक्सेप्ट करता है कि शुरू के दौर में बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उस वक्त के जो इश्यूज थे उसको उन्होंने एड्रेस किया और उसको जो है बहुत अच्छी तरह से आगे बिहार को ले गए। मगर उसके बाद का जो ये 5 साल या बल्कि 10 साल का जो एरा है, इसमें कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बस बल्कि वो डेवलपमेंट के नाम पर लूट लूट खसोट ज्यादा है, करप्शन ज्यादा है और वो एक तरह से साइड लाइन हो गए हैं। वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो मजबूर है। तो ये चीज, ये मैसेज भी पब्लिक पे गया है कि ये जो कुछ हो रहा है अभी जो गवर्नेंस के नाम पे, इसमें उनका पार्टिसिपेशन कम है, दूसरे लोगों का ज्यादा है और ऑर्डर इनका नहीं चल रहा है, दूसरों का चल रहा है। ये एक आम जो है ये बात पब्लिक तक पहुंच गई है और ये लोग खास करके जहां जो पढ़ा लिखा जो तबका है वो जान गया है, जान रहा है। दूसरी तरफ है ये कि तेजस्वी है, जाहिर है यंग है, अभी उस पर एनर्जी है, डिलीवर कर सकता है अगर वो चांस दिया जाए। मगर जाहिर है वो मैंने अभी उसको ट्राई नहीं किया गया है, अनट्राइड है। तो ये एक है, उसको जो है बहरहाल उसको जो है अगर मान ले के मौका दिया जाए और उसके बाद एक बार देखा जाए कि वो क्या क्या करता है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि वो कैसा है। अभी उसके बारे में कुछ क्या है कैसा है ये कहना मुश्किल है। और ये जो उन्होंने बयान दिया है कि हम हर घर को एक सरकारी नौकरी देंगे, हर परिवार में एक को सरकारी नौकरी देंगे, इसके ऊपर कितना भरोसा लोगों को करना चाहिए? हालाँकि नौकरी एक अ, ऐसी चीज़ है, बड़ा इमोशनल इश्यू है। हाँ इमोशनल नहीं, इश्यू है नौकरी। जी, नहीं तो क्या ये बिल्कुल सही है। तो जी, ये जो है ये जो इशू है और इस पर कितना भरोसा है ये कहना तो मुश्किल है। मगर जो यंगस्टर्स हैं वो तो कुछ हद तक भरोसा कर रहे हैं और दूसरी तरफ अ, उन्होंने विश्वास किया था और उनके साथ विश्वासघात हुआ। तो एक एक्सपीरियंस है और एक वादा है। तो अब उनको जज करना है कि हमारा हम जो एक बार एक्सपीरियंस कर चुके क्या उसको बार बार एक्सपीरियंस करें या एक वादा है उस पर भरोसा करें, शायद वो कुछ डिलीवर कर सके। तो ये कहना तो मुश्किल है कि वो कहाँ तक डिलीवर करेंगे, मगर बहरहाल जब चांस उसको दिया जाएगा तभी वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुस्लिम कम्युनिटी के क्या इश्यूज़ हैं? मुस्लिम कम्युनिटी के बिहार में क्या इश्यूज़ हैं? और उन इश्यूज़ को मुस्लिम कम्युनिटी को क्या लगता है कौन एड्रेस कर सकता है? एड्रेस करने का जहां तक मामला है तो उसमें जो है कोई भी पार्टी हो अगर वो सही तौर से गवर्न कर रही है, उसके गवर्नेंस का सिस्टम ठीक ठाक है, तो उसको डिलीवर करना चाहिए। जब तक कि आप हर कम्युनिटी को, स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उसको आप एड्रेस नहीं करेंगे, उसके इश्यूज को आप एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक जाहिर है स्टेट आगे नहीं बढ़ सकता है, कंट्री आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इनके कुछ तो इश्यूज ऐसे हैं जो कॉमन है और कुछ इश्यूज स्पेशल स्पेशल है। जैसे अभी वक्फ का मामला आया, तो वक्फ का मामला आया तो उस पे है ये कि साहब वो ऑल इंडिया इशू है, बिहार में भी है। यहाँ पर तेजस्वी ने तो ये कहा कि हम उसको यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे।
मगर बहरहाल यहाँ पर इश्यूज़ है, हम लोगों ने मैनिफेस्टो जो बनाया तो उसमें जो है उन्हें इश्यूज़ को भी एड्रेस किया और उसको जो है हमने बताया है पार्टीज़ को कि साहब हमारे क्या इश्यूज़ हैं, आप उसको जो है उस पे कुछ उन डिमांड्स को आप फुलफिल कीजिए आफ्टर इलेक्शन। तो उसमें जो है एक तो वफ़्क़ का कानून है, उसमें जो है वो एक वो कुछ तो बहुत ये है कि हम तो चाहेंगे कि साहब वो एज़ अ होल जो कानून है उसको जो है फिर से रिवाइज़ किया जाए बहुत हद तक। और उसमें कुछ चीज़ें जो है जैसे वक़्फ़ बाय यूज़र है, उसके बाद वो इस तरह की जो ख़ास-ख़ास है, उसको उसको हमने किया है। फिर है ये कि एजुकेशन का जो मामला है, तो एजुकेशन में है ये कि साहब हमारे यहाँ एजुकेशन की ज़्यादा कमी है, तो उसके लिए हॉस्टल्स है और उसके बाद स्कॉलरशिप है। ये सारी चीज़ें जो है वो एक तरह से कुछ दिनों से वो बंद है। स्कॉलरशिप जो दी जाती थी वो भी आप जानते हैं सेंटर से भी वो बंद हो गई है। बिहार गवर्नमेंट ने भी उनको जो है वो स्कॉलरशिप की अलॉटमेंट बहुत कम कर दिया है। फिर इकोनॉमी के सिलसिले में अ, यहाँ पर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन था, प्रायोरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, वो कुछ लोन्स देता था, वो वो ख़त्म कर दिया गया है। प्रायोरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अब कोई लोन वगैरह नहीं देता है। तो वो उससे कुछ पहले राहत थी, हमने उसकी ये माँग की है कि आप जो है वो उसके बजट उसको कुछ बजट बजट दें ताकि वो कुछ काम कर सके माइनॉरिटीज़ में। उसी तरह से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, उसमें लिंचिंग और हेट क्राइम दिस दैट, तो अब उसके लिए कुछ प्रभावी कानून बनाने की ज़रूरत है। माइनॉरिटी कमीशन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो डेकोरेटिव है सिर्फ़, तो उसको कुछ न कुछ पावर देने की बात होगी कि उनको भी आप एम्पावर करें कि वो कुछ कुछ इन्वेस्टिगेट कर सकें, कुछ कुछ उसमें अपना रोल सही मायनों में पॉलिसी मेकिंग में अदा कर सकें। तो ये चीज़ें हैं, हम लोगों ने उसको ख़ास तौर से उसको हाइलाइट किया है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मुस्लिम कम्युनिटी में 2 तरह के लोग आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत कोशिश की थी शुरू में और पसमानदा मुसलमानों का मसला उठाया था कि इनको कुछ नहीं मिलता है और हम इनके लिए बहुत कुछ करेंगे। और ये जितने भी मुस्लिम लीडरशिप है या मुसलमानों को जो चीज़ें दी जाती हैं, वहाँ का जो 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 ताकतवर तबका है, वो सारी चीज़ें एक तरीके से ग्रैब कर लेता है, उनका शब्द हड़प कर लेता है। और पसमानदा मुसलमान अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, तो उन ये कोशिश थी उन और ये कहना भी चाहते थे वो कि हम उनके लिए बहुत कुछ करेंगे। तो क्या बिहार में इस चुनाव में पसमानदा तबके का जो मुस्लिम है, जो गरीब है, पिछड़ा है या एक तरीके से बहुत ही हालाँकि जातियाँ नहीं इस्लाम में मानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में तो जातियाँ होती हैं, हम सब जानते हैं। तो वो मुसलमानों में भी उसी तरीका का बँटवारा है। तो क्या लगता है कि पसमानदा मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएँगे और ये बदलाव की जो आवाज़ उठ रही है इसके खिलाफ चलेंगे? जहाँ तक मोदी जी का कहना है पसमानदा तो वो ऐसा करें कि पसमानदा में से किसी एक को अपने कैबिनेट में ले लें। वो कुछ कुछ हो सकता है कि दिखावे ही के लिए कुछ तो समझ में आए कि हाँ साहब वो कुछ कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं। जहाँ तक हम देखते हैं कि ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है, ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, तो ये है कि अगर लिंचिंग का मामला होता है या कुछ इस तरह की जो एट्रोसिटीज़ की बात होती है, क्राइम का मामला होता है, तो उसमें तो ये नहीं देखा जाता है पसमानदा ये वो, बल्कि पसमानदा ही ज़्यादा जो है वो उसके शिकार होते हैं। फिर ये है कि अगर ऐसे ही वो चाहते हैं तो कुछ बजट एलोकेट करें उसके लिए, उनके लिए, कुछ करके दिखाएँ। सिर्फ़ कहने से तो नहीं होगा। मतलब ये कि आप हमको हमको आप वोट दें या हमारे साथ आएँ और तब हम फिर सोचेंगे। तो आए तो उनके साथ लकवी भी और उसके बाद जो है ये हमारे बिहार के ये भी आए और देख रहे हैं कि क्या उनके साथ है। तो वो जो है ये जो चीज़ें सिर्फ़ रेटोरिक है और पब्लिक समझती है कि क्या है, इसमें सच्चाई क्या है। सच्ची बात है कि इनकी जो पॉलिसी है, उससे एज़ अ होल पूरा मुस्लिम समाज उससे मुतासिर हुआ है और उसमें एक दहशत का माहौल है।
अगर मान लें कि यूपी में बुलडोज़र चल रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि जो है वो देख के चल रहा है कि कौन किसके यहाँ है, कौन पसमानदा है या कौन क्या है, मतलब तो सब उससे जो है अफ़ेक्टेड है। तो ये चीज़ें जो है ये कहना बिल्कुल गलत है। और जिस तरह की चीज़ें जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम और जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो जिस तरह से बढ़ी है, वो उससे जो है, वो सारा समाज जो है, वो एक डर के माहौल में है, सहमा हुआ है और हर कोई चाहता है कि हमारे लिए आसानी हो। अगर वो हाँ, हमको मतलब किसी भी समाज को पसमानदा ही क्या, सारा मुस्लिम समाज उसके साथ आ सकता है, मगर उसके लिए वो कुछ कर के तो दिखाए। और उनके उसके लिए तो फिर उनको सारी चीज़ अपनी रिवाइज़ करनी होगी कि जो अब तक की जो पॉलिसी है, उससे रिट्रीट करना होगा कि साहब ये हम जो करते रहे हैं डिवाइड एंड रूल का मामला, तो डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा। अब हमको सबको इंक्लूसिवनेस की तरफ जाना होगा, सबको लेके चलना होगा, वरना 21st सेंचुरी में शायद हम किसी अच्छे समाज और अच्छे खुशहाल हिंदुस्तान का ख्वाब नहीं देख सकते हैं। जब तक कि हम हर समाज के हर तबके को, कोई हो, उसको हम उसको हम अपने साथ समाए नहीं, उसको सबको इंक्लूसिवनेस की तरफ हम नहीं ले जाएँ। डॉक्टर साहब, बातचीत के आखिरी हिस्से में मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बातचीत के आखिरी हिस्से में मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन हुआ, क्या वो इलेक्शन बदलाव का जो मुद्दा जिसको आप बार-बार एम्फसाइज़ कर रहे हैं, बदलाव को लेकर के उसमें वोट पड़ा है? और क्या सेकंड फेज़ में भी वही जारी रहेगा या बँटवारा हो जाएगा, सेकंड फेज़ में बदलाव के खिलाफ वोट पड़ेगा? आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है? फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़? फर्स्ट फेज़ तो जो हो चुका वो हमने बताया कि हमने सिर्फ़ हमारा ये असेसमेंट नहीं है, ये आम लोगों का असेसमेंट है। अ, माने मेजॉरिटी का, आम मीन्स मेजॉरिटी का। अब जी, रहा ये कि सेकंड फेज़ में क्या होगा? तो हम समझते हैं कि एग्रेसिवनेस तो दोनों तरफ से होगा, चूँकि एक तरफ जब हम देख चुके हैं कि भाई ये हम इसमें हम जो चाहते थे वो नहीं हासिल कर सके, तो लास्ट लेग में हम कुछ करें, तो वो असर्टिवनेस तो होगा। अब उस असर्टिवनेस में जो है, कौन क्या करता है, कहाँ तक करता है, कितना वो इफ़ेक्टिवली करता है, इस पर डिपेंड करता है। मगर ये सेकंड फेज़ हम सोचते हैं ज़्यादा क्रूशियल होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और हम इसी समय रोज़ अ, बिहार को लेकर के प्रोग्राम इलेक्शन को लेके करते रहेंगे और जब इलेक्शन खत्म होगा तो जो मुल्क के सवाल हैं उनके ऊपर बातचीत करते रहेंगे और उस बातचीत में डॉक्टर मुस्तफ़ा जैसे लोगों को हम इनवाइट करते रहेंगे ताकि वो बिल्कुल साफ राय मुल्क के बारे में आपके सामने रखें, आपसे बातचीत करें, आपकी भी राय जानें और अपनी भी राय बताएँ, तब आप तय करें कि देश के लिए क्या सही है, क्या नहीं है। क्योंकि हर एक की राय आपके सामने जो अभी सुन रहे हैं प्रोग्राम और जो देख रहे हैं, उनके सामने आनी बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर आगे मुलाकात होगी। आज आपने बहुत साफ़गोई से ये कहा कि बिहार बदलाव की ख्वाहिश लिए हुए वोट कर रहा है। अब देखते हैं 14 तारीख को ये ख्वाहिश कितनी पूरी होती है, कितनी नहीं होती है। तो 14 के बाद हम एक बार आपको फिर दावत देंगे आने की और पूछेंगे कि आपकी ख्वाहिश कितनी पूरी हुई, कितनी नहीं पूरी हुई और पूरी हुई तो उसका परसेंटेज आपकी नज़र में रीज़न्स क्या रहे और नहीं हुई तो क्या रीज़न रहे? इसके बारे में भी आपसे जानना चाहें। आज बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बहुत लंबा वक़्त दिया, आप बहुत बिज़ी डॉक्टर हैं और आप सोशल वर्क भी करते हैं इसलिए मैं आपके समय की कद्र करते हुए इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और फिर से आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। दोस्तों, थैंक यू आज वेरी का मच, प्रोग्राम थैंक हम यू वेरी यहीं मच, समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू।